हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? वी आर बैक विथ अनदर चैप्टर फ्रॉम फिजिक्स फ्रॉम क्लास 10th एंड दैट इज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. ओके, in this one short video we'll be covering this whole chapter. Okay, so be with me till the last of the class, and at last we'll be sharing some very important tips to attempt the questions in your entrance examination. This lecture is basically designed is I have been covered all the important topics from the human eye. Okay, so please watch till the end of the video. Okay, so in this chapter we'll be seeing about the human eye. Okay, so let's start. Okay, this is what is human eye. What is eye? It's a sense of organ. Okay, it's a sense organ that helps us to see the objects around us, right? Sense organ that helps us to see. अब इसमें क्या होता है? इसमें लाइट का भी बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, कि लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, फिर वो वहां से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों तक आती है, तब हम उस चीज को देख पाते हैं. ठीक है, तो हम आई साइज की बात करें तो आई साइज का जो डायमीटर होता है वो ऑलमोस्ट 2.3 सेंटीमीटर का होता है. और जो होता है क्या, ये इसका साइज जो होता है फिक्स होता है थ्रू आउट आवर लाइफ. ये बहुत कम चेंज होता है, मतलब इसका शेप इन साइज बहुत चेंज नहीं होता. इसका कांस्टेंट रहता है, दैट इज 2.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर. ओके, so this diagram is very important. This diagram is very important since if you remember this diagram you can remember all the parts of the eye. ठीक है, तो हम बात करते हैं सारे डिफरेंट पार्ट्स, किसका क्या रोल है, क्या क्या काम है, वो सारी चीजें देखेंगे. देखिए, ठीक है, कॉर्निया, लेंस, पुपिल्स, आइरिश, रेटाइना. ठीक है, और बहुत सारे एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ये सारे लिक्विड्स हैं, जेली लाइक लिक्विड्स. ओके, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, एक एक करके सारी चीजें देखेंगे. अब देखिए, कॉर्निया क्या होता है. कॉर्निया इज दिस पार्ट. कॉर्निया इज दिस पार्ट. दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर आई. ओके, कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर आई एंड दिस व्हाट यू सीइंग फ्रॉम रेड कलर, जो आपको रेड कलर से दिख रहा है, एंड दैट इज, ये क्या है, हमारा लेंस है. दिस इज लेंस, जिसका क्या होता है, जिसका शेप एंड साइज चेंज होता रहता है. शेप और साइज चेंज होने से क्या होता है, इसकी फोकल लेंथ चेंज होती है. यानी कि फोकल लेंथ चेंज होने से क्या, इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होती है, चेंज होती रहती है, ताकि हम डिस्टेंस और दूर के पास के ऑब्जेक्ट्स को हम इजीली देख सकें. ठीक है, चलिए देखते हैं आगे अलग अलग चीज. कॉर्निया, कॉर्निया क्या है. कॉर्निया, इट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट. इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. इससे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कंप्लीट किए हैं. रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो उस वीडियो को नहीं देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है. क्लास 10th के व्यू से उससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था. तो क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन जो होता है वो हमारा कहाँ होता है, वो कॉर्निया में ही होता है. ठीक है, अब लेंस, लेंस क्या करता है, ये इट्स अ कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लाइट रेज आती है तो ये किस शेप में है, ये किस शेप में है, दिस इज इन द शेप ऑफ, ये लेंस है हमारा. ये लेंस कौन सा लेंस है, दिस लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस. यानी कि लाइट रेज जो आ रही है उसको ये लेंस कन्वर्ज करता है. कन्वर्ज करके हमारे कहा, हमारे रेटिना में इसका इमेज फॉर्मेशन होता है. राइट, ये लेंस जो हमारे आई में है, दिस लेंस इज ऑफ कॉन्वेक्स टाइप. ठीक है, तो अब लेंस क्या है, लेंस इज अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल that provides focused real inverted image of object on the retina. This is the retina. This is the retina. Right? ये रेटिना है और ये क्या करता है, दिस इज रेटिना. जो हमारा लेंस है ये लाइट रेज को कन्वर्ज करके रेटिना पे इमेज बनाता है, एंड दैट इमेज इज इन्वर्टेड. दैट इमेज इज इन्वर्टेड. ओके, ठीक है. दिस कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट एट द रेटिना, ये चीज मैंने बता दी आपको. अब बात करते हैं आइरिस की. आइरिस क्या होता है, आइरिस देखते हैं हम. आइरिस डायग्राम में कहाँ दिख रहा है आपको, दिस पार्ट इज आर आइरिस.
this muscular part is iris, this both side of the pupil, this is in black color, जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है दिस इज pupil, ठीक है, ब्लैक कलर में जो दिख रहा है pupil, और जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, दिस इज आर आइरिस। तो हम पहले बात करते हैं pupil की, पहले हम बात करते हैं pupil की। pupil क्या है? इट इज द विंडो ऑफ द आई, इट इज द विंडो ऑफ द आई, जिसके थ्रू लाइट रेज हमारे आंखों के अंदर जाती है, जिसके थ्रू लाइट रेज हमारी आंखों के अंदर जाती है। अब देखिए कि ये पीपल का साइज, जो पीपल का साइज है, ये साइज एडजस्ट होते रहता है। जब हम क्या करते हैं, जब हम काफी ब्राइट लाइट में जाते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राइट लाइट है तो हमें हमारी आंखों के अंदर कम इंटेंसिटी का लाइट चाहिए, हमारे आंखों के अंदर कम इंटेंसिटी का लाइट चाहिए। इसका मतलब हुआ क्या कि हमें ये जो पीपल का साइज है उसको छोटा करना पड़ेगा। तो वो एडजस्ट कौन करता है? वो एडजस्ट करता है रेटिना। वो एडजस्ट करता है कौन? रेटिना। ठीक है, वो एडजस्ट कौन करता है? रेटिना। अब जो पीपल है इसका साइज, इसका काम क्या है? टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी। पीपल का साइज है टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग आवर आइज। और वो क्या करता है? आइरिस इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, मस्कुलर पार्ट ऑफ आवर आई, जिसके थ्रू क्या करता है? हम पीपल के साइज को कंट्रोल करते हैं, पीपल के साइज को क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ओके। अब सिलेरी मसल्स हमने पीपल पढ़ लिया। अब सिलेरी मसल्स, दीज आर सिलेरी मसल्स, दीज मसल्स आर सिलेरी मसल्स। देखिए, दीज मसल्स आर विच आई एम मार्किंग विथ रेड व्हाइट कलर, दीज आर सिलेरी मसल्स। ओके, दीज आर सिलेरी मसल्स। ठीक है, अब सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है? जैसे आइरिस का काम होता है कि वो पीपल के साइज को मेंटेन एडजस्ट करता है, उसी तरह सिलेरी मसल्स का काम होता है कि वो लेंस के साइज को एडजस्ट करे, वो लेंस के साइज को एडजस्ट करे। अब ये हमारा लेंस है, इसकी कोई एक पर्टिकुलर क्या होगी? फोकल लेंथ होगी। अब जो हमारा सिलेरी मसल्स है, जो हमारा सिलेरी मसल्स है, ये इस लेंस के साइज को मेंटेन करता है, एडजस्ट करता है। जैसे देखो, अगर इसकी फोकल लेंथ मान लो कुछ f1 है, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो उसकी फोकल लेंथ क्या घट गई? फोकल लेंथ घट गई। ये f2, जो कि f1 इज ग्रेटर देन f2, ये चीज है। अब देखो, इसके साइज को एडजस्ट कौन करता है? इसके साइज को एडजस्ट करता है सिलियरी मसल्स। यानी कि कितने लाइट को, अब देखो कोई लाइट बहुत दूर से आ रही है तो उसको क्या करना होगा? मैं कन्वर्ज करना है, कन्वर्ज करके कोई भी लाइट किसी भी डिस्टेंस से आ रही हो तो उसको कन्वर्ज करना है, कन्वर्ज करके उसको कहाँ लाना है? उसको लाना है रेटिना पे। उसका काम करता है क्या? उसका काम करता है हमारा सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स का ही काम है कि वो लेंस के साइज को एडजस्ट करे। ठीक है, आगे बताते हैं। अब देखिए, इससे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आगे। एक क्या आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक? कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो या फिर हमारे नियर बाय ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि कोई हमें दूर की ऑब्जेक्ट को देखना है, ये हमारा लेंस है, नॉर्मल लेंस, ये हमारा नॉर्मल लेंस है। ठीक है, अब हमें कोई ऑब्जेक्ट को देखना है, अगर ये हमारा नॉर्मल लेंस है, दिस इज आवर नॉर्मल लेंस। ओके, अब देखो हमें क्या करना है? हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है। ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, इस ऑब्जेक्ट को देखना है हमें। तो यहां से रेज आई, यहां से रेज आई, क्या हुई? यहां से रेज आई और ये कन्वर्ज होकर के, दिस इज आर आई, ये हमारा आई है, यहां से कन्वर्ज होकर के हमारे रेटिना पे इसका इमेज बन गया। दिस इज द इमेज, दिस इज आर इमेज। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास में हमारे आंख के, कोई ऑब्जेक्ट हमारे आंख के बहुत पास में है, तो अब इसको क्या करना होगा? ज्यादा, इसको ज्यादा कन्वर्ज करना होगा, राइट? तो ये जो सिलेरी मसल्स है, इसके साइज को एडजस्ट करता है। ये सिलेरी मसल्स जो है, ये इसके साइज को एडजस्ट करता है। साइज को एडजस्ट करने के बाद क्या करेगा? ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करके हमारे रेटिना पे इमेज बनाएगा। यानी कि हम जो किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली देख लेते हैं, कभी हम बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को भी देख ले रहे हैं, कभी हम नजदीक के ऑब्जेक्ट को देख ले रहे हैं, दिस इज जस्ट बिकॉज कि सिलेरी मसल्स जो है वो हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ को मेंटेन करता है। अब आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी लेंस का क्या होता है? फोकल लेंथ कांस्टेंट होती है, तो हम इसी वजह से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम अच्छे से देख पाते हैं। लेकिन इस केस में क्या है कि फोकल लेंथ चेंज हो रही है, फोकल लेंथ चेंज कर रही है, और वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है सिलियरी मसल्स।
वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है सिलेरी मसल्स। ये चीज क्लियर हो गया कि हम किसी नजदीक के ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं इजीली, और तुरंत हम वहां से आंख आंख हटा के किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखें तो वो भी हम इजीली देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक सिलेरी मसल्स जो हो रहा है वो उसकी फोकल लेंथ को चेंज कर दिया होता है। सिलेरी मसल्स, ये हमारा लेंस है, इसके पास में सिलेरी मसल्स लगे हैं, ये इसके लेंस को, इसके फोकल लेंथ को चेंज कर दे रहा होता है। हमें जहां जिस तरह के ऑब्जेक्ट देखने होते हैं उस तरह का इसका फोकल लेंथ बना दिया जाता है। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ क्या है? इसकी फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, और इसकी फोकल लेंथ कम है। ठीक है, तो इसका काम कौन करता है? इसका काम करता है सिलेरी मसल्स। अब बात करते हैं रेटिना की। रेटिना क्या है? एक डेलिकेट मेंबर है जिसपे क्या आता है? इमेज का फॉर्मेशन होता है। जिसके क्या होता है? इट इज अ डेलिकेट मेंबर हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। क्या ये एक रेटिना है? ये हमारे लास्ट पोर्शन ऑफ द आई में होता है। ये रेटिना, रेटिना लास्ट पोर्शन ऑफ द आई होता है। यहाँ से क्या होता है? बहुत सारे नर्व सेल्स कनेक्टेड कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे सेंसिटिव नर्व सेल्स कनेक्टेड होते हैं, जो कि हमारे इमेज को प्री प्रोसेसिंग के लिए प्री प्रोसेस करता है और उसको हमारे ब्रेन तक ले जाता है। ठीक है, ठीक। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व क्या करता है? ऑप्टिक नर्व का ही मेन काम है कि विजुअल इंफॉर्मेशन, अब जो हमारा ये क्या था? हमारा ये था रेटिना, हमारा ये था रेटिना। अब रेटिना से जो इमेज प्री प्रोसेस हो रहा है, इसको ब्रेन तक कौन ले जाता है? रेटिना से जो हमारा विजुअल इंफॉर्मेशन है, रेटिना पे जो हमारा विजुअल इंफॉर्मेशन है, इसको हमारे ब्रेन तक प्रोसेसिंग के लिए कौन ले जाता है? वो ले जाता है ऑप्टिक नर्व, वो ले जाता है ऑप्टिक नर्व। ओके, एक ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट ऑप्टिक नर्व पे जहां पे क्या होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट कि जहां पे ऑप्टिक नर्व हमारे आई को छोड़ता है, आई से कांटेक्ट खत्म करता है ऑप्टिक नर्व, उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, राइट? ब्लाइंड स्पॉट, द पॉइंट एट विच द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, राइट? ओके, ओके। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में अगला है हमारा क्या? एक्वस ह्यूमर। दो ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर, दीज आर जेली लाइक सब्सटेंस, राइट? दीज आर जेली लाइक सब्सटेंस। इक्वस ह्यूमर क्या होता है, विट्रस ह्यूमर क्या होता है, ये चीज देखते हैं। इक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर क्या है? दीज आर जेली लाइक सब्सटेंस। अब देखो, आपको बहुत अच्छे से विजिबल होगा, दिस इज आर लेंस, दिस इज लेंस। ठीक है, दिस इज पीपल, जिससे हम अमाउंट ऑफ लाइट हमारा क्या होता है? कंट्रोल होता है, जिससे हमारा अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल होता है। ठीक है, दिस इज लेंस, दिस इज पीपल, ओके, दिस इज कॉर्निया। ठीक है, दिस इज, दीज आर सिलेरी मसल्स, और ये क्या है हमारा? ये आइरिस है। अब देखो, हमारे, आपको मैं इक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर के बारे में बताता हूँ कि देखो, दिस इज कॉर्निया, मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ इसको, कॉर्निया को रेड से मार्क कर रहा हूँ। दिस इज कॉर्निया एंड दिस इज आर आईलेंस, दिस इज कॉर्निया एंड दिस इज आर आईलेंस। ठीक है, कॉर्निया और आईलेंस के बीच में जो लिक्विडी पार्ट है, कॉर्निया और आईलेंस के बीच में जो लिक्विडी पार्ट है, ये क्या होता है? इक्वस ह्यूमर एक जेली लाइक सब्सटेंस है, उससे फिल्ड होता है, जिसको मैंने मार्क किया है, जिसको मैंने येलो कलर से मार्क किया है। ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? एक लिक्विड से भरा हुआ होता है, उस लिक्विड को हम कहते हैं क्या? इक्वस ह्यूमर। उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? इक्वस ह्यूमर। ठीक है, अब बात करते हैं विट्रस ह्यूमर की। विट्रस ह्यूमर भी एक तरह का लिक्विड है, जो कि लेंस से, जो कि लेंस से कहां तक जाती है? जो कि लेंस से जाती है, लेंस से लेके रेटिना तक। ये जो पार्ट पार्ट में जो मेंशन कर रहा हूं व्हाइट कलर से, दिस पार्ट इज फील्ड ऑफ विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर भी एक जेली लाइक सब्सटेंस है, जो कि आई लेंस के बाद, आई लेंस के बाद से लेके रेटिना तक प्रेजेंट होता है। यहाँ क्या होता है प्रेजेंट? विट्रस ह्यूमर। क्लियर है ये चीज? ओके, ओके, ओके। अब देखिए, दो चीज होता है, फार पॉइंट और नियर पॉइंट ऑफ द आई। फार पॉइंट मतलब, देखिए, फार पॉइंट और नियर पॉइंट से क्या कहना चाह रहा है? फार पॉइंट और नियर पॉइंट से ये कहना चाह रहा है कि आप कितनी दूरी के ऑब्जेक्ट को आप इजीली देख सकते हैं, कितनी दूरी के ऑब्जेक्ट को आप इजीली देख सकते हैं। तो उसी को हमने क्या किया? फार पॉइंट और नियर पॉइंट के नाम से डिनोट किया है। फार पॉइंट मतलब कि कितने डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं, नियर पॉइंट मतलब कितना नजदीक के ऑब्जेक्ट को आप इजीली देख सकते हैं। आप देखिए, आप सोचिए कि आप कितना दूरी के ऑब्जेक्ट को आप इजीली देख लेते हैं, तो आप ये कहेंगे क्या? कि मैं तो काफी दूर तक इजीली देख लेता हूँ, राइट? आप यही कहेंगे ना कि मैं काफी दूर तक इजीली देख सकता हूँ। तो वही चीज एक नॉर्मल ह्यूमन आई, मतलब एक काफी दूर तक बहुत इजीली देख सकता है, उसकी आंखों पे कोई स्ट्रेन नहीं आएगा। तो हमारा इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इजीली काफी दूर तक देख लेते हैं, तो फार पॉइंट हमारा आई का क्या कितना होना चाहिए? फार पॉइंट हमारे आई का होना चाहिए इन्फिनिटी, राइट? यानी कि बहुत दूर तक आप इजीली देख लेते हैं। लेंस के केस में तो ये होता है कि काफी दूर, जब कुछ दूर के बाद वो डिस्टेंस हमारा क्या होता है? इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, जो कि हमारा फोकल लेंथ के कवरेज से 2 टाइम्स से भी ज्यादा हो।
उस वाले डिस्टेंस को हम इन्फिनिटी कह देंगे, राइट। फोकल लेंथ या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर से काफी दूर हो उसको हम इन्फिनिटी कहेंगे। यानी कि जब आप अपने नॉर्मल आई से, एक नॉर्मल ह्यूमन अपने नॉर्मल आई से बिना चश्मा लगाए कितना दूरी देख सकता है, यानी काफी दूरी देख सकता है। तो एक फार पॉइंट कितना होगा एक नॉर्मल ह्यूमन आई का, दैट इज इन्फिनिटी, राइट, दैट इज इन्फिनिटी। तो अब फार पॉइंट क्या कर रहा है, इसका डेफिनेशन देखिए, बुक डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच आई कैन क्लियरली सी, इट इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ द आई। ये चीज क्लियर है, यानी कि आप कितना दूरी नॉर्मल आई से देख सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज फार पॉइंट। अब बात करते हैं नियर पॉइंट की, नियर पॉइंट की बात करते हैं। नियर पॉइंट होता क्या है, नियर पॉइंट होता क्या है। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, जैसे देखिए मैंने ये जो है, ये जो पॉइंट है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने इसको काफी दूर बनाया है, दैट इज एट इन्फिनिटी बनाया मैंने इसको। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रही है, अब ये हमारे लेंस के थ्रू पास किया, लेंस के थ्रू पास करने के बाद ये इसका इमेज रेटिना पे बनेगा, इसका इमेज रेटिना पे बनेगा। यानी कि जब आप किसी नजदीक के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं उसका इमेज आपको रेटिना पे बनना चाहिए। अगर रेटिना से पहले बन गया तो आपको दिखाई नहीं देगा, रेटिना के बाद बना, यानी कि मैं बात करूं अगर कि रेटिना से पहले यहां बन गया तब भी आपको दिखाई नहीं देगा, रेटिना से पहले यहां बन गया तब भी आपको दिखाई नहीं देगा, या रेटिना के बाद यहां बना तब भी दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को दिखने, हमें दिखने के लिए उसका इमेज हमारे रेटिना पे बनना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नियर पॉइंट की। नियर पॉइंट क्या कहलाता है कि आप मिनिमम कितना डिस्टेंस पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एक कॉपी लूं, आप जिस आपकी नोटबुक आप उठाइए, ठीक है, आप अपना नोटबुक उठाइए और देखिए कि आप कितना मिनिमम डिस्टेंस देख सकते हैं। यानी आप अपने हाथ पे रखिए और उसको आंखों तक सटाइए, उसको आंखों तक सटाइए कि आप कितने दूर तक अपने आंखों में बिना स्ट्रेन के देख सकते हैं, ठीक है। अपने आंखों में, आपकी आंखों में स्ट्रेन नहीं आना चाहिए और आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए। आप कहेंगे कि मैं तो काफी पास तक देख लेता हूँ सर, लेकिन देखिए आपकी आंखों में स्ट्रेन आना शुरू हो जाएगा। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद अगर आप लाएंगे तो आपकी आंखों में स्ट्रेन यानी थोड़ा बहुत दर्द होना शुरू हो जाएगा और आपको क्लियरली विजिबल भी नहीं होगा, राइट। तो वो नियर पॉइंट क्या है, एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए वो जो नियर पॉइंट है दैट इज 25 सेंटीमीटर। वो जो नियर पॉइंट है एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए दैट इज 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आप 25 सेंटीमीटर तक न्यूज पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या अपनी कॉपी को रख करके पढ़ रहे हैं, आपके नोटबुक्स, आपके बुक खुले हैं, 25 सेंटीमीटर क्या है, एक अच्छा डिस्टेंस है जिससे क्या होगा कि आप इजीली चीजों को पढ़ सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा अपने कॉपी को, नोटबुक को पास लेके आएंगे तो आपको क्या होगा, धुंधला दिखने लगेगा, आपको आपकी आंखों में स्ट्रेन शुरू हो जाएगा। सो क्या है कि आप मिनिमम, देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन सी मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसी नियर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ये नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर का, एक नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर का है। आप फिर से यहाँ देखिए कि ये एक ऑब्जेक्ट हमारे नियर, काफी पास में, इसका भी इमेज कहाँ बन रहा है, हमारे रेटिना पे बन रहा है। इमेज को दिखने के लिए, उसका प्रोसेसिंग होने के लिए हमारे रेटिना में उसका इमेज फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन की। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, देखिए इसका डेफिनेशन पढ़िए फिर मैं आपको समझाता हूँ। द प्रोसेस बाय विच सर्टेन मसल्स, और हमारे आंखों के केस में दैट इज सिलेरी मसल्स, राइट। द प्रोसेस बाय विच सिलेरी मसल्स फंक्शंस टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आईज सो दैट द इमेज इज क्लियरली फाउंड ऑन द रेटिना इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ द आई। यानी कि मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले समझा दिया कि आप कभी नजदीक के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, कभी दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ये काम कौन कर रहा है, हमारे आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है सिलेरी मसल्स। यानी कि इसमें यही चीज कहा जा रहा है पावर ऑफ एकोमोडेशन के, कि आपको क्लियरली, आपका क्लियर विजन के लिए, आपके क्लियर विजन के लिए जो प्रोसेस सिलेरी मसल्स करता है टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। ओके, क्लियर है। यानी कि हमारे फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम जो हमारी सिलेरी मसल्स करती है टू चेंज द फोकल लेंथ इज कॉल्ड, ताकि उससे हमें क्या दिखे, उसका काम, हमारा फोकल लेंथ को क्यों चेंज कर रहा है, ताकि जो हमें ऑब्जेक्ट दिखे, हमें जो इमेज फॉर्मेशन हो वो क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। ये चीज क्लियर है, यही चीज यहाँ लिखा गया है कि दूर पे रखा जाएगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एट डिस्टेंस फॉर द इमेज टू फॉर्म एट द रेटिना द फोकल लेंथ हैज टू बी लार्ज, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे कोई इमेज है, हमारा आई यहाँ पर है,
दिस इज आर आई। अब यहाँ से क्या होगा कि फोकल लेंथ यहाँ पे हमारे आई के फोकल लेंथ को यहाँ पे काफी बड़ा होना पड़ेगा, आई के फोकल लेंथ को काफी ज्यादा होना पड़ेगा, तब जाके ये क्या करेगा, तब जाकर के यहाँ से ये इमेज फॉर्मेशन होगा हमारे रेटिना पे। अगर वहीं पे ऑब्जेक्ट हमारा काफी पास में रखा है, ऑब्जेक्ट हमारा काफी पास में रखा है, ये हमारा आई है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके फोकल लेंथ को कम करना पड़ेगा ताकि इजीली ये यहाँ हमारे रेटिना पे इसका इमेज फॉर्मेशन हो जाए। यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट काफी दूर रखा है तो हमारा फोकल लेंथ, हमारे आई लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट पास में है तो हमारे क्या होगा, आई लेंस का फोकल लेंथ कम होना चाहिए। ये चीज लिखा गया, ठीक है। ओके ओके। रेंज ऑफ ह्यूमन आई, ये चीज मैंने आपको बता दिया पहले। रेंज ऑफ ह्यूमन आई क्या बताया मैंने, देखो नियर साइड, नियर पॉइंट कितना था, नियर पॉइंट वाज 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट, नियर फार पॉइंट था इन्फिनिटी, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। और देखो इन्फिनिटी को हम इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, इस सिंबल से हम इन्फिनिटी को डिनोट करते हैं। यानी कि हमारा नियर पॉइंट था 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इन्फिनिटी, यानी कि हम 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी वाले दूरी के ऑब्जेक्ट को हम इजीली देख सकते हैं। तो हमारे ह्यूमन रेंज का आई विजन क्या हो गया, ह्यूमन आई का विजन रेंज कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक। क्लियर है? ओके ओके ओके। अब देखो, अब जब हमारे आंखों को कोई दूर की ऑब्जेक्ट देखनी होती है, व्हेन वी सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, काफी दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या होगा हमारा, अब देखो, अब हम बात करें अगर, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, दिस इज आर लेंस, दिस इज द लेंस। अब देखो हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया इसकी फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा आई लेंस है और यानी कि जो सिलेरी मसल्स है वो क्या होगा, रिलैक्स्ड रहेगा। सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड रहेगा तभी एक लंबी बन जाएगी और इसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। तब हम दूर के ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारे जो सिलेरी मसल्स हैं वो क्या होंगे, वो काफी क्या हो जाएंगे, रिलैक्स रहेंगे। अब देखो हमें पास के ऑब्जेक्ट को देखना है, हमें पास के ऑब्जेक्ट को देखना है, यानी कि इसका फोकल लेंथ कम करना होगा, यानी कि हमारे आई लेंस का फोकल लेंथ कम करना होगा, यानी कि जो हमारा सिलियरी मसल्स है वो स्ट्रेच पोजीशन में रहेगा। इसको क्या करना होगा, इसकी इसके नॉर्मल साइज से इसको छोटा करना पड़ेगा, छोटा करेगा तभी तो, इस शेप में करेगा तभी तो उसका फोकल लेंथ बढ़ेगा। यानी कि अब हम बात करें कि जब हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारा सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड रहता है, आई लेंस हमारी पतली बन जाती है और फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है। ये चीज मैंने आपको बताया। अगर मैं नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखूं तो हमारा क्या होगा, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी उसकी शेप क्या होती है, छोटी हो जाती है, तभी उसकी शेप छोटी हो जाती है और शेप कुछ इस टाइप का होता है, शेप कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। आई लेंस थिक हो जाती है और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो प्लीज लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स, ओके, ठीक है। किसी को कहीं पे भी थ्रू आउट द लेक्चर किसी को कहीं कोई डाउट हो प्लीज डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट, ओके, आई विल रिस्पॉन्ड टू योर ईच एंड एवरी क्वेरी इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। अब देखो हम यहाँ तक कवर कर दिए, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ आर आईज फोकस, हाउ आर आईज फोकस। यही चीज मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया। क्या बताया, जब हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो मैंने बताया था इन्फिनिटी से जब लाइट रेज आती है तो पैरेलल आती है। अब जैसे ये पैरेलल आएंगे इसको कहाँ पे फोकस करना होगा, रेटिना पे। दिस दिस इज आर रेटिना, राइट, ये रेटिना है ब्लू कलर में। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये जो हमारा लेंस है थिन लेंस है, यहाँ से थिन लेंस है हमारा, हमारा लेंस क्या है, थिन है, यानी कि इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज की हुई है अभी तक, ठीक है। ये देखो लेंस हमारा काफी थिन है, लेंस हमारा काफी थिन है। अब हमें नियर ऑब्जेक्ट को देखना है तो हमारी लेंस क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, हमारी लेंस क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। फिर ये क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करके हमारे रेटिना पे फॉर्म करता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है? अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि अगर हम बात करते हैं कि मसल्स की, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, सिलेरी मसल्स के बारे में, सिलेरी मसल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो सिलेरी मसल्स है जब हम दूर दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो रिलैक्स्ड रहता है, सिलेरी मसल्स हमारा रिलैक्स्ड रहता है, और नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट काफी कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, ठीक है। अब देखो कुछ डिजीजेज हैं, कुछ डिजीजेज हैं जिसका करेक्शन भी है हमारे पास, कुछ डिजीजेज हैं जिसका करेक्शन भी है हमारे पास। उसमें से क्या है, मायोपिया। क्या है, मायोपिया। मायोपिया को हम क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। यानी कि हमें नजदीक का ऑब्जेक्ट तो दिखता है पर दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, हमें नजदीक का ऑब्जेक्ट तो दिखता है
पर दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता हमें, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है हमें, हम उस कंडीशन को कहते हैं मायोपिया। यानी कि जो हमारा नॉर्मल विजन है, हमारा जो नॉर्मल विजन है उसमें क्या होता है, हमें हमें नजदीक के ऑब्जेक्ट भी दिख रहे हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स भी दिख रहे हैं। लेकिन मायोपिया में, यानी मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, नियर साइटेडनेस, उसमें हमें नियर की ऑब्जेक्ट्स तो दिखती है, दूर की ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखती, ठीक है। तो हम उसका क्या है, उसका करेक्शन देखेंगे। तो देखते हैं नॉर्मल रेज में क्या, नॉर्मल आई में क्या है कि ये रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन मायोपिया आई में क्या होता है, हमें जो दूर के ऑब्जेक्ट्स से पैरेलल लाइज आ रही है, वो क्या होता है, इसका इमेज पहले बना देता है। हमारा रेटिना यहाँ पर है, हमारा रेटिना यहाँ पर है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन पहले हो जा रहा है। हमारा रेटिना कहाँ पर है, हमारा रेटिना है यहाँ पर, हमारा रेटिना ये है, लेकिन इमेज का फॉर्मेशन पहले हो जा रहा है, ठीक है। तो इस केस के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस केस के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो इस केस के लिए हम क्या करते हैं, इस केस के लिए देखो हमारा क्या नॉर्मल विजन ये था, नॉर्मल विजन था यहाँ से कि हमारे जाके रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन हो गया। मायोपिक आई में इमेज फॉर्मेशन पहले हो गया, इस पॉइंट पे हमारा रेटिना यहाँ पर है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन पहले हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, कॉज ऑफ मायोपिया क्या होता है कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आईलेंस, आईलेंस का कर्वेचर ज्यादा हो जाता है, स्ट्रेचिंग ऑफ द आईबॉल की वजह से भी होता है कि नॉर्मल आईबॉल का साइज ये है और आईबॉल क्या हो गया, स्ट्रेच होकर के थोड़ा सा बड़ा बन गया। इसके वजह से भी क्या होगा, जो पहले यहाँ बनना था, अगर हमारा आईबॉल का साइज बढ़ जाएगा तो ये इमेज तो यही बनेगा, लेकिन आईबॉल का साइज बढ़ने की वजह से रेटिना पे हमारा इमेज नहीं बन रहा है। ये चीज क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुआ, क्या क्या रीजन हो सकता है कि या तो आई लेंस का कर्वेचर बढ़ जाएगा, या फिर हमारा जो नॉर्मल आई बॉल का साइज है वो बढ़ जाएगा। तो पहले इमेज यहाँ फॉर्मेशन होता था, अब ये बढ़ने की वजह से इमेज तो ये फॉर्मेशन होगा और हमारा रेटिना यहाँ पर है, जिससे क्या होगा, हमें इमेज दिखेगा नहीं। इमेज, अब देखो आपको ये चीज याद रखना है, नियर साइटेडनेस यानी मायोपिया के केस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो रेटिना से पहले हो जाता है। नियर साइटेडनेस के केस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो रेटिना से पहले हो जाता है, ठीक है। अब देखो मायोपिक में क्या होता है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट तो इजीली देख सकता है, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है। और इसमें क्या होता है, इमेज जो होता है वो रेटिना से पहले फॉर्म हो जाता है, रेटिना हमारा यहाँ है, उससे पहले इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम कैसे सही करेंगे, इट इज डन करेक्शन, करेक्शन के लिए क्या क्या मीजर्स है, इट इज डन बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर। हम कॉन्केव लेंस को आगे लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, कॉन्केव लेंस को आगे लगाएंगे, तब ये क्या करेगा, देखो मैंने आपको पहले बताया ये ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर, ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर की वजह से मायोपिया होता है। हम उस केस में अगर हम उस केस में अगर हम उस केस में अगर हम कॉन्केव लेंस लगा दें, उस केस में अगर हम कॉन्केव लेंस लगा दें, ये क्या करेगा, ये लाइट यहाँ पे आ रही है, इसको कन्वर्ज करेगा, यहाँ ले जाएगा, इसको कन्वर्ज करके यहाँ ले जाएगा। इसी तरह ये लाइट यहाँ आ रही है, इसको कन्वर्ज करके यहाँ ले जाएगा, डाइवर्ज करके, सॉरी, कॉन्केव लेंस का काम ही होता है डाइवर्ज करना, कॉन्केव लेंस का काम क्या होता है, डाइवर्ज करना। तो ये लाइट को डाइवर्ज करेगा, फिर ये जब डाइवर्ज हो गए तो इस पॉइंट पे आकर के इमेज हमारा रेटिना पे बन जाएगा। क्लियर है, यानी कि हमको कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, हमको लेंस लगाना पड़ेगा कॉन्केव लेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेटिना से पहले बन जाता है इमेज। अगर हम कॉन्केव लेंस लगा दें, यहाँ पे हम कॉन्केव लेंस लगा दें तो इस लाइट रे को डाइवर्ज करेगा, इस लाइट रे को डाइवर्ज करेगा, ये फिर आईलेंस से जाकर के, आईलेंस क्या हमारा कॉन्केव है, आईलेंस सॉरी कॉन्वेक्स हमारा आईलेंस, आईलेंस कॉन्वेक्स है, फिर इसको कन्वर्ज करके हमारा क्या करेगा, हमारे नॉर्मल आई में, हमारे रेटिना पे इमेज पहुंचा देगा, ठीक है। द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज लेस देन इंफिनिटी, राइट, वही होता है ना, हमें दिखता ही नहीं दूर की ऑब्जेक्ट्स। अब देखो द कॉन्केव लेंस प्लेस इन फ्रंट ऑफ ह्यूमन आई, देखो ये कॉन्केव लेंस प्लेस किया गया, पहले क्या था इसका, पहले ये क्या था, पहले ये यहाँ से ऐसे जाता, ऐसे जाता, यहाँ से जाएगा, ये कन्वर्ज होके यहाँ इमेज बना देता, ये कन्वर्ज होके यहाँ इमेज बना देता। लेकिन अब क्या हुआ, हमने एक कॉन्केव लेंस लगा दिया, तो ये क्या कर रहा है, इसको डाइवर्ज कर दे रहा है, लाइट रेज को पहले डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज करने के बाद फिर ये हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको कन्वर्ज करके हमारे रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको, ओके। ये सारी इमेज आपको ध्यान में रखनी है कि क्या होता है कि मायोपिक आई में, नियर साइटेड आई में हमारा जो इमेज होता है रेटिना से पहले फॉर्मेशन होता है, रेटिना से पहले फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि हमको उसको पीछे ले जाना है, रेटिना से पहले फॉर्म हो गया ना, तो उसको रेटिना पे ले जाना है, मतलब थोड़ा सा लाइट को और डाइवर्ज करना पड़ेगा, मतलब हमारे आंखों में डाइवर्जिंग लेंस लगेगी, डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस, खत्म कहानी। मायोपिक आई देखिए, मायोपिक आई, मायोपिक मतलब नियर साइटेडनेस, मतलब नियर की ऑब्जेक्ट दिखती है, दूर की नहीं दिखती। मायोपिया नियर साइटेडनेस, नियर की ऑब्जेक्ट दिखती है, दूर की नहीं दिखती, यानी कि इमेज का फॉर्मेशन रेटिना से पहले हो जाता है। अगर रेटिना से पहले इमेज का फॉर्मेशन हुआ, हमको उसको रेटिना पे ले जाना है
जब हमको उसको रेटिना पे ले जाना है, यानी हमको लाइट रेज को डाइवर्ज करनी होगी। लाइट रेज को डाइवर्ज करनी होगी यानी कि हमें आंखों में डाइवर्जिंग लेंस लगाना होगा। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है? दैट इज कॉन्केव लेंस। क्लियर है यहाँ तक? ओके, लेट्स सी हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। ओके, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। इसमें क्या होता है? फार साइटेडनेस यानी कि हमें दूर की ऑब्जेक्ट दिखती है, पास की नहीं दिखती। हमें दूर की ऑब्जेक्ट दिखती है, पास की नहीं दिखती। क्लियर है? हमें दूर की ऑब्जेक्ट दिखती है पर पास की ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखती। अब इस केस में क्या होता है आगे देखते हैं। अब देखिए, ये हमारा नॉर्मल आई का विजन है, ये हमारा नॉर्मल आई का डायग्राम है, जिसमें क्या होता है, लाइट रेज आ रही है, रेटिना पे इमेज बन रहा है। लाइट रेज आ रही है, रेटिना पे इमेज बन रहा है। अब हमारे इसमें क्या होता है कि हमें फार की ऑब्जेक्ट तो दिख रही, जब नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो इसका इमेज रेटिना के बाहर बनता है। रेटिना यहाँ पे खत्म हो गया, रेटिना यहाँ पे खत्म हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट रेटिना के पीछे बनता है। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा इमेज रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है? फार साइटेडनेस, दूर की ऑब्जेक्ट दिखती है, नियर की नहीं दिखती। जब नियर की हम देखेंगे तो उसका इमेज हमारे रेटिना के पीछे बनेगा। जब रेटिना के पीछे बनेगा तो हमें दिखेगी कहाँ से? जब रेटिना के पीछे बनेगा तो हमें दिखेगी कहाँ से? जब दिखेगी ही नहीं तो हमें क्या करना होगा? उसको करेक्शन करना होगा। अब देखो इसमें क्या किस किस रीजंस की वजह से होता है। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम्स टू लॉन्ग, यानी कि जो फोकल लेंथ होता है वो बढ़ जाता है। उसमें कर्वेचर बढ़ जाता था, इसमें फोकल लेंथ बढ़ जाता है, राइट। और आई बॉल्स बिकम्स स्मॉल। अब मैंने पहले बताया ये हमारा नॉर्मल आई बॉल है, ये हमारा नॉर्मल आई बॉल है। अगर आई बॉल का साइज हमारा छोटा हो जाए, आई बॉल का साइज छोटा हो जाए, राइट, आई बॉल का साइज अगर किसी रीजन की वजह से छोटा हो जाए तो क्या होगा? आई बॉल साइज यहाँ छोटा हो गया, ये तो हमारा अब आई बॉल है, लेकिन इमेज तो यहाँ फॉर्मेशन हो रहा था, यानी कि अब हमारा रेटिना तो आगे चला गया, इमेज पीछे ही रहने लग गया। तो आपको याद रखना है, हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस के केस में हमारा जो इमेज होता है वो रेटिना के पीछे बनता है। हमारा जो इमेज होता है वो रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है? इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, नियर पॉइंट ऑफ आई मूव्स अवे। ठीक है? अब देखते हैं क्या होता है। इट इज डन बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हम पीछे क्या लगाते थे? हम मायोपिया में क्या लगाते थे? हम नियर साइटेड में क्या लगाते थे? हम वहां लगाते थे कॉनकेव लेंस। हम वहां लगाते थे कॉनकेव लेंस। ठीक है? अब हम यहाँ लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ हम लगाएंगे हम कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है? इस केस में आपको याद रखना है, इमेज जो होता है वो हमारा इमेज बिहाइंड द रेटिना बनता है, रेटिना पे नहीं बनता। ओके? द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर, यानी कि वो 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा, वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा वाले ऑब्जेक्ट को देख सकता है, 25 वाले को नहीं देख पाएगा। इसलिए नियर पॉइंट चेंज हो जाता है, इसका नियर पॉइंट क्या हो जाता है? 25 से ज्यादा हो जाता है। और उस केस में क्या होता था? मायोपिक में उसका फार पॉइंट चेंज हो जाता था। आपको मैं फिर से दिखा दूं एक बार, फार पॉइंट उसका चेंज हो जाता था। फार पॉइंट हमारा क्या इन्फिनिटी है, लेकिन मायोपिया के केस में, मायोपिया के केस में क्या होता था? हमें दूर की ऑब्जेक्ट नहीं दिखती है, यानी कि हमें इन्फिनिटी से कम वाले ऑब्जेक्ट दिखेगी, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगी। ठीक है? अब हाइपरमेट्रोपिया में दूर की, बहुत दूर की ऑब्जेक्ट दिख रही है हमें, लेकिन पास वाली दिखी नहीं, यानी कि हमें 25 सेंटीमीटर वाली दिख ही नहीं रही है, 25 से ज्यादा दूर वाली दिख रही है हमें। ठीक है? करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हम कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। अब देखो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या है? कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, अब देखिए हम बात करते हैं कैसे काम करता है ये। अगर ये हमारा लेंस ना होता, अगर ये हमारा लेंस नहीं होता तो लाइट ऐसे जाती, हमारा लेंस ना होता तो लाइट ऐसे जाती। लाइट इस पॉइंट पे आई, हम रेड से जो शो कर रहे हैं, ये इमेज ऐसे आके बनता, इमेज यहाँ आके रेटिना के पीछे बनता, इमेज रेटिना के पीछे आके बनता। अब हमको क्या करना है? इसको कन्वर्ज करना है, ताकि इसको कन्वर्ज करने पे क्या है, इसको कन्वर्ज करने पे क्या है, हमारा इमेज रेटिना पे बन जाए। इससे हम क्या करते हैं, हमने एक क्या कर दिया, हम एक क्या कर दिए, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिए। हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिए, हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिए। अब ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? ये कॉन्वेक्स लेंस इसको क्या कर रहा है? इसको क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर दे रहा है। इसको पहले ही कन्वर्ज कर दिया कॉन्वेक्स लेंस हमारा, इसको हमारा कॉन्वेक्स लेंस पहले ही कन्वर्ज कर दिया। ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्ज कर दिया। अब क्या करेगा? ये ऑलरेडी कन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस, और एक अब हमारा आई लेंस भी कॉन्वेक्स है, इसको एक बार और कन्वर्ज करके हमारा रेटिना पे इमेज बना देगा। समझे? हम आगे क्यों लगाते हैं? आगे हम क्या लगाते हैं? आगे कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं ताकि क्या करे? कन्वर्ज करे, फिर वो हमारे रेटिना पे बन जाए। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, हाइपरमेट्रोपिया जिसे हम कहते हैं फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना,
दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द फोकल लेंथ, इंक्रीज दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द फोकल लेंथ। ठीक है, उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, दूर की ऑब्जेक्ट दिखती है, नजदीक की नहीं दिखती। यानी हम जो नजदीक की 25 सेंटीमीटर वाली ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, अब वो नहीं दिखता हमें। अब हमें 25 से ज्यादा वाली दिखता, 25 वाला धुंधला दिखता है। क्यों दिखता ही नहीं बेसिकली? क्यों? क्योंकि 25 सेंटीमीटर वाली जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमारी रेटिना के पीछे बन रही है। रेटिना के पीछे बन रही है यानी हमको उसको रेटिना पे लाना पड़ेगा, यानी कि उसको हमें रेटिना पे लाना पड़ेगा। रेटिना पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको थोड़ा सा ज्यादा कन्वर्ज करें। थोड़ा सा उसको हम ज्यादा कन्वर्ज करेंगे तभी तो वो पीछे जा रही थी, पहले ही कन्वर्ज हो जाए। पीछे जाके कन्वर्ज हो रही है, हमें पहले ये देखो, पीछे जाके कन्वर्ज हो रही है, पीछे जाके कन्वर्ज हो रही है, हमको इस पॉइंट पे उसको कन्वर्ज करना है। वो जाके यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है पीछे, हमको उसको क्या करना है, पहले ही कन्वर्ज करना है। यानी कि हमें कन्वर्जिंग लेंस लगानी होंगी, हमें यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस लगानी होंगी। ये वाली लेंस जो है कन्वर्जिंग लगानी होगी हमें, राइट। कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे, एक बार वो कन्वर्ज कर देगा। अब जो पीछे बन रही थी वो पहले ही कन्वर्ज हो गई, अब वो हमारी रेटिना पे आके बनेगी। क्लियर हो गया? फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, इमेज फॉर्म रेटिना के पीछे होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हम दूर की तो देख सकते हैं, नजदीक की नहीं देख सकते, तो हम क्या लगे, सॉरी, हम लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा। जब वो कन्वर्ज कर देगा तो पहले पीछे बन रही थी, अब इमेज कहाँ बनेगी, अब इमेज आके रेटिना पे बनेगी। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिज्म की। अब हम बात करते हैं प्रिज्म की, ठीक है। प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू क्या होता है, हम प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्जन ऑफ लाइट समझेंगे। प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्जन ऑफ लाइट समझेंगे। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है, ये चीज देखेंगे। डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है, ये चीज देखेंगे, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट ड्यू टू डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द कलर्स। यहां से देखो, यहां से हमारी व्हाइट लाइट आ रही है, यहां से हमारी व्हाइट लाइट आ रही है इधर से, दिस इज आवर व्हाइट लाइट, इधर से व्हाइट लाइट आ रही है, ये प्रिज्म के थ्रू पास हो रही है, ये प्रिज्म के थ्रू पास हो रही है, इसके अंदर डिफरेंट कलर्स के कॉम्बिनेशन है। तो अब हर कलर का अपना अलग अलग क्या होगा, स्पीड होगा, इसकी अपनी अलग अलग बेंडिंग कैपेसिटी होगी। बेसिकली हम ये कहेंगे कि स्पीड अलग अलग होगी या बेंडिंग कैपेसिटी अलग अलग होगी। तो ये क्या करेगा, सब अपने अपने हिसाब से बेंड करेगा, ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से बेंड करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, इनटू इट्स कंपोनेंट, ठीक है, उसी को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है, ठीक है, ये होगा हमारा वी आई, ठीक है, ये आगे देखते हैं। अब देखो डिस्पर्जन का बेसिक डिफिनेशन आपको पता चल गया। डिस्पर्जन का मतलब होता है द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट, द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और अब आपके लेवल पे हम क्या कर रहे हैं कि जब हम व्हाइट कलर को, जब हम व्हाइट कलर को, जब हम व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म के थ्रू पास करा रहे हैं, व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म के थ्रू पास करा रहे हैं, तो वो जो व्हाइट लाइट होता है वो अपने कंपोनेंट्स कलर में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। उसी फिनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके ओके, अब देखो, अब बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम TIR से भी डिनोट करते हैं। TIR स्टैंड्स फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही आपको समझ में आ रहा है कि अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। मतलब इस वर्ड से बेसिक डिफिनेशन तो आप ये समझ सकते हैं ना कि अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं हो क्या रहा है, अब देखते हैं हो क्या रहा है TIR में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। when light when light travels from denser medium to rarer medium। अब देखिए, आपने पिछले क्लास में, आपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था। पिछले क्लास में रिफ्लेक्शन पढ़ा था। रिफ्लेक्शन में क्या होता था, अगर ये हमारा रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो लाइट रेज ऐसे आती थी और ये क्या करती थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती थी। इसी को अब मैं आपको एक और डायग्राम से थ्रू समझाता हूँ। ये देखिए, पहले क्या हुआ, लाइट रेज आई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई, रेयरर से डेंसर के केस में टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई। अब मैं आपको बताता हूं, अगर डेंसर से रेयरर की तरफ जाना चाहेगा, डेंसर से रेयरर की तरफ, मैंने आपको बताया था
रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो अब ये डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। राइट राइट, ठीक है। अब एक और हम देखते हैं कि इस केस में क्या होगा। इस केस में क्या होगा कि लाइट रेज यहां गई तो ऐसे चली जाएगी। अब एक और केस देखिए कि और इसको मैं क्या कर दूं, इसको यहां से पास करूं, तो ऐसा होगा कि ये 90 डिग्री पे चला जाएगा, ऐसा होगा, ये 90 डिग्री पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो जिस एंगल पे आ रही होगी, ये ग्रीन वाला एंगल, इसे हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल, इसे हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इसे हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। ओके, इसे हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल, यानी एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट रे 90 डिग्री पे चला जाए, उसे कहेंगे क्रिटिकल एंगल। अब देखो, अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे और ज्यादा बढ़ा दिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे और ज्यादा बढ़ा दिए। अगर मान लो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, तो लाइट रे इधर ही रह जाएगी। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, तो लाइट रे इधर ही रह जाएगी। ये जो एंगल मान लो ये थीटा है, थीटा शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए वो एंगल, उस एंगल पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उस एंगल पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये जो थीटा हमने बनाया है, ये थीटा, येलो वाली लाइंस का जो थीटा होगा, वो थीटा शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, वो थीटा शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। व्हेन व्हेन लाइट रेज व्हेन व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ये चीज सब कुछ मैंने आपको बता दिया, एक बार हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, आपको मैंने क्रिटिकल एंगल भी बता दिया। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जिसके थ्रू रिफ्लेक्टेड लाइट 90 डिग्रीज पे क्या कर जाए, रिफ्लेक्ट कर जाए। ठीक है, एक ऐसा एंगल जिसको जो क्या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, देन रिफ्लेक्टेड रे इंस्टेड ऑफ इमर्जिंग आउट अगेन गोज इनटू द सेम मीडियम, उसी को हम क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ओके। तो ठीक है, इसके लिए दो कंडीशंस है, इसके लिए दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंडीशन क्या है कि जो लाइट है, जो लाइट हमारा है वो कहां से कहां ट्रेवल करना चाहिए, जो लाइट है वो हमारा लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ये चीज तो क्लियर होगी आपको, मैंने बता दिया कि डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। एक ऐसा कंडीशन जब क्या होगा कि रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो, उस एंगल को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल होगा तो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है आपको, देखिए कि एक थीटा था, एक पहले ऐसा थीटा था, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है। उसके बाद एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा कंडीशन, यहां से ये 90 डिग्री पे बेंड कर गया। इस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, इस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। जब हम इस एंगल से भी अपना एंगल क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना शुरू हो। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या क्या यूजेस है। देखिए, आपके घर में जो वाईफाई केबल्स आते हैं, आपके घर में जो वाईफाई केबल्स आते हैं, उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना यूज होता है। ठीक है, ठीक है। रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है बताइए, रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, एनी आइडिया? रेनबो फॉर्मेशन जो होता है, दैट इज ड्यू टू टू फिनोमेना, दैट इज ड्यू टू टू फिनोमेना, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्लस डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्लस डिस्पर्जन। ठीक है, अब देखिए क्या कैसे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे लाइट रेज आ गई सन से, लाइट रेज आई, जब क्या होता है, रेनबो अक्सर आपने देखा होगा, ये कब, बारिश के मौसम में होता है। रेनबो अक्सर आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में ही आपको देखने को मिलता है, राइट। रेनबो अक्सर आपने देखा होगा कहाँ कब निकलता है, बारिश के मौसम में ही निकलता है। यानी कि जो लाइट रेज आ रही है सन से, वो क्या कर रही है, रेन ड्रॉप्स के थ्रू निकल रही है। लाइट रेज आ रही है, रेन ड्रॉप्स के थ्रू निकल रही है। अब देखो, रेन ड्रॉप्स में क्या होगा, ये डिस्पर्स करेगा, रेन ड्रॉप में ये डिस्पर्स करेगा। ठीक है, सबसे नीचे वायलेट कलर और सबसे ऊपर रेड कलर। अब रेन ड्रॉप्स में डिस्पर्स करेगा, ये एयर मीडियम से वाटर में आ गया, एयर मीडियम से वाटर में आ गया। अब ये वाटर से एयर में फिर से जाना चाह रहा है, वाटर से एयर में फिर से जाना है,
जाना चाह रहा है, लेकिन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे वो थीटा वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। जब थीटा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, यानी कि अब आपको ने ये भी पढ़ा होगा कि टीआईआर का कंडीशन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन ये है कि डेंसर से रेयरर की तरफ जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम करता है। तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा फेनोमेना यूज हुआ, यहाँ पे यूज हुआ डिस्पर्सन, यहाँ पे यूज हुआ डिस्पर्सन, ठीक है, यहाँ पे यूज हो गया डिस्पर्सन। और यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे ये कंडीशन आई, डेंसर से रेयरर की तरफ गया, तो यहाँ पे कौन सा यूज हुआ, टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसीलिए जब यहाँ से टोटल इंटरनल, ये सारी लाइट डिस्पर्स करके अलग अलग कलर में डिवाइड हो गई, अब ये फिर क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू बाहर निकला और हमें क्या, रेनबो दिखाई देता है, ठीक है। रेनबो के 7 कलर्स हैं, दीज 7 कलर्स आर वी आई बी जी वाई ओ आर, इसी ऑर्डर में होते हैं। सबसे ऊपर रेड, आपको ऐसे याद करना है, विबग्योर, आपको याद करना है विबग्योर से, वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर, ठीक है। सबसे नीचे वॉयलेट, फिर उसके ऊपर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, सबसे ऊपर रेड, सबसे नीचे वॉयलेट, ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स बिकॉज इट हैज शॉर्टर वेवलेंथ। देखो, जिसका सबसे कम वेवलेंथ वो सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा, यानी कि जो मैं आपको बताया था, यानी कि देखिए, ब्लू लाइट स्कैटर्ड मोड, ब्लू लाइट क्या करता है, सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, क्यों, इज स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स बिकॉज इट हैज शॉर्टर वेवलेंथ, टाइनी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स कैन स्कैटर ओनली शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया, क्या बताया, वी आई बी जी वाई ओ आर, वॉयलेट, इसकी क्या होती है, सबसे कम होती है वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, जिसे लिस्ट कहते हैं, इससे इसकी थोड़ी बड़ी, इसकी बड़ी, और जो रेड की होती है सबसे मैक्सिमम होती है वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ और इसकी लिस्ट वेवलेंथ, ठीक है। जो वॉयलेट कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, और जिसकी सबसे कम वेवलेंथ वो सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, और रेड जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ है वो सबसे कम स्कैटर होगा, ठीक है। ये चीज कहा गया है कि जो एटमॉस्फेरिक में टाइनी पार्टिकल्स हैं वो छोटे वेवलेंथ के लाइट को ज्यादा स्कैटर कर देती है, ठीक है, ओके। व्हाई डू सन अपीयर मोर रेडिश ड्यूरिंग सनसाइन, सनराइज एंड सनसेट, सन ज्यादा रेडिश हमें क्यों दिखता है सनसाइन और सनसेट में, देखो ये हमारा इसका आंसर आगे है क्या, यस, देखो ऐसा इसलिए होता है, लाइट रेज, अब देखो हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है, दिस इज सन एट द, ये कब है, ये आफ्टरनून में है, अब ये मॉर्निंग में यहां होगा, इवनिंग में यहां होगा, राइट। अब देखो इवनिंग और मॉर्निंग में इसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, अब और आफ्टरनून में इसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है सनलाइट को। अब ये जब जब सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इवन सबसे जो हाईएस्ट वेवलेंथ की लाइट है रेड, वो भी स्कैटर कर जाती है इतने डिस्टेंस पे। जब वो सब स्कैटर करती है तो हमें पूरा एटमॉस्फेयर क्या दिखता है, रेड रेड दिखने लगता है मॉर्निंग में, और इवनिंग में भी यही कंडीशन होता है, क्या क्या कि जब इवनिंग में भी सन जो होता है वो हमसे बहुत दूर होता है, सन हमसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे मॉर्निंग और इवनिंग में होता है, मॉर्निंग और इवनिंग में। तो क्या करता है, इवनिंग में इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने पे इसकी जो लाइट रेज की जो रेड लाइट है उसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, और वो भी स्कैटर कर जाती है, इस वजह से ज्यादा लाइट की, रेड लाइट की क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है, जब उसकी वेवलेंथ ज्यादा है और वो भी स्कैटर कर जाती है तो हमें पूरा एटमॉस्फेयर रेड रेड दिखने लगता है, ठीक है। लाइट रेज हैव टू ट्रेवल अ लार्ज पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द हॉरिजन, देयरफॉर लाइट अदर देन रेड इज मोस्टली स्कैटर्ड अवे, और जो जो अदर कलर की लाइट है वी आई बी जी वाई ओ आर में, ये क्या होता है, ये स्कैटर करके खत्म हो जाता है, इतना डिस्टेंस जब ट्रेवल करेगा, इतना डिस्टेंस जब ट्रेवल करेगा तो ये सारी लाइट क्या कर जाती है, एग्जॉस्ट कर जाती है हम तक पहुंचने में, हम तक सिर्फ रेड पहुंचती है, हम तक रेड स्कैटर करके हम तक सिर्फ रेड रेड पहुंचती है, इसलिए हमें पूरा एटमोस्फेयर रेड कलर का दिखने लगता है, और दिन के समय सारी कलर्स पहुंचने लगती है मिड डे में, क्योंकि उस समय क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना पड़ता है लाइट रेज को, ठीक है, ओके। वाई डेंजर सिग्नल कलर्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय रेड कलर्स,
डेंजर सिंबल्स को रेड कलर से, ट्रैफिक लाइट में रेड कलर हम क्यों यूज करते हैं, ट्रेन जब मूव करता है उसमें भी रेड कलर हम यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ जो है, रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो वो सबसे कम स्कैटर करता है, यानी वो हमें दूर से भी दिख सकता है। इसीलिए हम रेड कलर यूज करते हैं, ताकि हमें जो साइन बोर्ड्स हैं वो इजीली दिख जाए, हमें ये रेड कलर के रेड लाइट्स हमें इजीली दिख जाए। ठीक है, इस वजह से हम रेड लाइट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि रेड लाइट्स की वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से वो स्कैटर बहुत कम करती है। जब वो स्कैटर नहीं करती तो हमें बहुत दूर से दिख सकता है इजीली। ठीक है, इस वजह से हम रेड लाइट्स का यूज करते हैं। ओके, वाई डू सेलेस्टियल बॉडी अपीयर स्लाइटली रेज्ड फ्रॉम देयर पोजीशंस? ऐसा देखो, ऐसा क्यों होता है? अब देखो, इसमें भी रिफ्रैक्शन का भी यूज है, इसमें भी रिफ्रैक्शन का यूज है, रिफ्रैक्शन का इसमें भी यूज है। बोलो कैसे? देखो, एक्चुअल पोजीशन हमारे स्टार का ये है, ये एक्चुअल पोजीशन में ये ट्रेवल करती है ना, जब ये एक्चुअल पोजीशन में ट्रेवल करती है तो ये क्या करता है, रिफ्रैक्ट करती है बहुत सारे टाइनी पार्टिकल से, रिफ्रैक्ट करते करते ये क्या हो गया, ये पाथ फॉलो करती है, ये पाथ फॉलो करती है ऐसे। जब हमें ये वाला पाथ दिखता है, जब हमें ये पाथ दिखता है, तो हमारे ब्रेन में ये सिग्नल जाता है कि हम जो इस पाथ में देख रहे हैं ना, तो हम इमेज को यहाँ देख रहे हैं, हम इस पाथ के स्ट्रेट में इमेज को देख रहे हैं, एक्चुअल में इमेज ये है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो ये येलो लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि हम इस लाइन में देख रहे हैं, इस वजह से हमें क्या करता है, सेलेस्टियल बॉडीज बहुत ऊपर उठा हुआ दिखता है हमें। एक्चुअल पोजीशन वो उसकी यहाँ पर है, एक्चुअल पोजीशन ये है, लेकिन हमें दिखता ये है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो लाइट रेज जा रही है हमारे आंखों तक, वो ऐसे जा रही है, इस पाथ से जा रही है ऐसे, ये ब्लैक वाला पाथ से। तो हम लास्ट ये जो पाथ देखते हैं, तो हम ये एज्यूम करने लगते हैं कि ये जो लाइट रेज आ रही है वो इस पाथ से आ रही है, ये लाइट रेज इस पाथ से आ रही है, और हमें यहाँ पे दिखने लगता है तारा। ठीक है, और इसका ये पोजीशन है, लेकिन हमें दिखता ये है, एक्चुअल पोजीशन इस नीचे वाला है, हमें ऊपर दिखता है। दिस इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या होता है कि हमें सूरज सूरज निकलने से 2 मिनट पहले और सूरज डूबने के 2 मिनट बाद तक हमें दिखता है। द सन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड 2 मिनट्स अर्ली सनराइज एंड 2 मिनट्स डिलेड सनराइज? अब देखो ऐसा होता है कि ये ट्रू पोजीशन है सन की, मतलब 2 मिनट पहले जब हमें दिख जाता है, उससे 2 मिनट पहले, मतलब मान लो 6 बजे, 6 बजे सनराइज होती है, 6 बजे सनराइज हो रही है, तो 5:58 पे सन, 6 बजे सन की पोजीशन यहाँ पे है, तो 5:58 पे यहाँ पे होगी, तो हमें 5:58 पे ही दिखता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण हमें वो दिखने लगता है, और हम एज्यूम करते हैं कि सन यहाँ आ चुकी है। ठीक है, यही चीज क्या होता है, यही चीज सनसेट के टाइम पे भी होता है कि सनसेट क्या है, सनसेट यहाँ पे क्या हो रहा है, सनसेट मान लो 6 PM में हो रहा है, सनसेट 6 PM में सनसेट होने वाला है, लेकिन 6:02 पर भी सन यहाँ पहुंच गई, तब भी वो हमें दिखती है। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण लाइट रेज जाती है, वो हमारे आंखों तक पहुंच जाती है। क्लियर है ये चीज? ओके, व्हाट इज द रीजन? देखो, द रीजन इज, इट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आपको सीधा आंसर करना, वन वर्ड। देखिए, आपके अगर एंट्रेंस में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड 2 मिनट्स अर्ली सनराइज एंड 2 मिनट्स डिलेड सनसेट, दिस इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। खत्म, यहीं तक क्वेश्चन आएगी, क्वेश्चन यहीं तक होगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर है? ओके। व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट? क्यों? देखो, स्टार्स क्यों ट्विंकल करता है? दिस इज बिकॉज कि जो स्टार्स हैं वो हमसे काफी दूर पे हैं, दिस इज प्लैनेट, और अदर जो प्लैनेट है वो हमसे हमसे काफी नजदीक में है। तो जब यहाँ से लाइट रेज आती है तो काफी क्या होता है, काफी रिफ्लेक्शन होता है उसमें, उसकी वजह से हमें वो ट्विंकल करते हुए दिखता है। बट प्लैनेट्स काफी नजदीक है, इस वजह से हमें ट्विंकल करते नहीं दिखता। ठीक है, स्टार्स ट्विंकल बिकॉज ऑफ टर्बुलेंस इन द एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ। As the atmosphere changes, the light from the star is reflected in different direction. Planet do not twinkle because they are not very far away. यही रीजन, दिस इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस between us and the planets and the distance between us and the stars. ठीक है, जो अदर प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के काफी नजदीक है, बट जो स्टार्स है वो काफी दूर है। स्टार्स जो हैं वो काफी दूर है, जो जितना दूर होगा उतना ज्यादा ट्विंकल करेगा, उतना ज्यादा ट्विंकलिंग करेगा। दैट्स वाई ट्विंकलिंग इफेक्ट, हम स्टार्स में ट्विंकलिंग इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, ओके। हियर वी कंप्लीट्स द कंप्लीट चैप्टर ऑफ द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसके आपको क्या करना है, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सारे क्या करने, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो पिछले साल पूछे गए।
जो पिछले साल पूछे गए हैं, आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हुए होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, उसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। आई हैव कवर्ड मोर देन 100% सिलेबस। आई हैव कवर्ड मोर देन 100% सिलेबस। ट्रस्ट मी, you will have no doubt in solving any question. ठीक है? Thank you very much for being with me till the last of the class. Thank you so much. Okay? If you find this video helpful, please share with your friends. अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. Do let them know कि there is something going on YouTube. Right? अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए. Okay? और आप क्वेश्चंस मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है? Okay. Thank you so much. Thank you.